आदिवासी समाज में जन्मे चेतन ने शहर में कई दिन बिताए थे। 28 वर्षों के बाद भूकंप प्रभावित जमीन में दबे अपने गांव को देखने वो आया था। वो उस स्थान पर वैसे ही आया था जैसे कि चंदा दादी ने उसे सपने में बताया था। उसकी दादी एक चित्रकार थी। वो उसके पुराने घर की तलाश में था। भूकंप से प्रभावित उन गांवों में उसका घर एक टीले के बगल में था, लेकिन भूकंप के कारण चट्टान गिरने से यह जमीन में दब गया। वो अपने घर के पास पहुंचा। 28 साल बाद केवल खंडहर ही रह गए थे वहां। उसमें मिट्टी थी और घास थी, साथ ही जगह जगह बबूल की लंबी झाड़ियां उग रही थी। चेतन पूरे बंजर गांव देख ही रहा था कि वो गुफा में पहुंच गया, जहां हर घर के खंडहरों में कई लाशें दब गई थी। वहां पर केवल कंकाल रह गए थे। उसकी दादी ने सपने में उसे जो कुछ बताया था वो वैसा ही कर रहा था। उसने उस गुफा के अंदर दीवार पर खुदी हुई एक तस्वीर देखी। वो तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक चित्र से बनाई मूर्तिकला थी। उसे चित्र शिल्पी कहा जाता था, जिसमें एक मृत व्यक्ति के कंकाल को जानवरों की खाल में लपेटा गया था और चित्र बनाने के लिए मिट्टी से लेप दिया था। उस चित्र को बनाते समय चंदा दादी ने अपने खून का इस्तेमाल किया था। उस तस्वीर के बगल में सबसे नीचे एक संदूक था। उसने उसे खोला। उसमें एक कपड़े पर कंकाल की रक्त चित्र कैसे बनाते हैं ये विधि लिखी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दादी उसके सपने में बार बार क्यों आ रही थी और उसे इस जगह के दृश्य बार बार क्यों दिखा रही है। चेतन की हालत बहुत बुरी थी। उसके पिता और माँ अस्पताल में बीमार थे। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने छोटे भाई राजू को उस स्थान पर रखा था। वो इस जगह पर ऐसे बुरे सपने की खोज करने को आया था। उसने सोचा कि उसकी स्थिति इतनी खराब और भयानक है कि उसकी दादी को यह हालत सहन नहीं हो रही और वो बेचारी अपनी मृत्यु के बाद भी उसकी मदद करने के लिए उसे यहाँ बुला रही है। भूकंप में उसकी दादी उसी घर में दब गई थी। वह मूर्ति के पास पहुंचा और मूर्ति के नीचे जो संदूक था उसके अंदर के कपड़े को साथ लेकर निकला। उस कपड़े पर रक्त छवि बनाने की रस्म लिखी हुई थी। वहां से वापस जाते समय उसने पीछे से दादी की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर वो भ्रमित हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसकी दादी उसे बुला रही थी। पोते, इसे केवल पैसे के लिए इस्तेमाल करो। इस कपड़े को पूरे अनुष्ठान को पढ़े बिना वापस मत करना। बुरे काम के लिए इसका इस्तेमाल कभी भी मत करना, नहीं तो तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दादी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? वो इस बारे में सोचने लगा और वो वहां से विस्थापित गांव स्थान पर आया और रुक गया। उसने अपने चचेरे भाई के घर भरपेट भोजन किया और रात में उसने मंदिर परिसर में एक पेड़ के नीचे उस संदूक को खोला और उससे कपड़े को निकालकर कंकाली रक्त चित्र शिल्प कैसे निकाले इसे पढ़ना शुरू किया। रक्त चित्र पेंटिंग के लिए सबसे पहले एक मरे हुए आदमी के कंकाल की जरूरत थी। उसे उस कंकाल को लेकर एक दीवार में तराश कर उसमें ठीक से फिट करना था। उसे लगाने के बाद उसके ऊपर किसी जानवर की खाल लपेटकर उस पर मिट्टी का लेप लगाना था। मिट्टी का लेप करने के बाद उस मंत्रों का जाप कर चित्र को अपने रक्त से रंगना था। उस चित्र को चित्रित करने के बाद जिस व्यक्ति का कंकाल है वह व्यक्ति उसके अधीन हो जाती थी और वो सब उसके काम करती थी। जो भी काम उसने उस रात करने के लिए कहे थे वह सभी काम। चेतन सोचने लगा कि मेरी दादी को जब इतना सब कुछ पता था तो उन्होंने आज तक उसके पिता को यह विद्या क्यों नहीं पढ़ाई। उसको वो सपने में इस विद्या के बारे में इस तरह क्यों बताना चाहती है, यह बात अभी तक सामने नहीं आई थी। उसने उस विद्या के अनुसार कंकाली रक्त चित्र बनाने का फैसला किया। पैसे के लिए उसे कुछ भी करना मंजूर था। वह अगले दिन की अमावस्या की रात को अपने पुराने भूकंप प्रभावित गांव के लिए रवाना हुआ। हाथ में फावड़ा लेकर उसने एक बड़े साहूकार के घर के पास खुदाई की और उससे एक कंकाल को बाहर निकाला। वह ध्यान से कंकाल को उसी गुफा में ले गया। घोर अंधेरे में लालटेन की सहायता से उसने अपना काम जारी रखा। उस गांव में एक मरी हुई भैंस की खाल मिली थी। अपने चारों ओर उसकी खाल लपेटकर वह अपनी दादी द्वारा कपड़े पर लिखी गई रस्म को शुरू करने लगा। उसने कपड़े पर लिखे हुए रस्म की तरह मिट्टी भी लगाई और अपने खून से चित्र को रंगते हुए मंत्र का जाप करने लगा। कुछ देर बाद उस दीवार में लगे कंकाल और रक्त चित्र अजीब ढंग से थरथराकर हिलने लगे। उसे देखकर वो बहुत डर गया और आनंद आनंद में वहां से भाग गया। एक बार फिर रात में वो अपने चचेरे भाई के घर गया और बाहर लगे खटिया पर जाकर लेट गया। उसकी आंखों के सामने
बार बार उस रक्त चित्रकारी की मूर्ति के हिलने का दृश्य दिख रहा था। अब वो बहुत घबरा गया। उसको पैसे कमाने के लिए यह काम करना पड़ा, जैसे कि उसकी दादी ने उसे बताया था। लेकिन वो उस अजीब गरीब हरकत से पूरी तरह डर गया था। उसने चारों ओर देखा और पढ़ा कि आगे क्या करना है। उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने सोचा कि उसका चचेरा भाई या उसका बेटा उसके पीछे खड़ा हो सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिर से उसे अपने पीछे वो भयानक कंकाल रक्त की आकृति खड़ी दिखाई दी। अरे बाप रे, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। वहां से वो फिर घर के मारे दूर तक बंजर जमीन की ओर भाग गया। उस आकृति ने उसका पीछा किया। वो दौड़ते हुए पेड़ तक पहुंच गया। उसने किसी भी तरह कपड़े पर लिखी हुई अगली विधि को पढ़ा और तब उसने महसूस किया कि ये एक कंकाली थी जिसे उसने अपने खून से बनाया था। वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो उससे उसकी इच्छा पूछने के लिए उसका पीछा कर रही थी। उसने अगली विधि पढ़ी। उसमें लिखा था कि कंकाल के सामने उसे जो चीज चाहिए वो बोलनी है। अब उसके सामने एक ही बात थी। उसने अपने माता पिता की जान बचानी थी, जिसके लिए उसे काफी पैसों की जरूरत थी। उसने कंकाल से सोने के सिक्के और पैसे की मांग की। वो मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उस कंकाल के मुंह से खून बह रहा था। उसने उस दृश्य से मुंह फेरा और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने सोने के सिक्कों और पैसों से भरी एक बोरी थी। उसे इस बात का आभास नहीं था। इतना पैसा और सोना देखकर वो चौंक गया। उसकी दादी ने उसे इतना शानदार तरीका सिखाया है ये सोचकर वो बहुत खुश था। वहां से उसने उस कंकाली के सामने एक और इच्छा जाहिर की। इस सोने की बोरी और पैसों का थैला मुझे अपने साथ शहर में मेरे घर ले जाने दो। लेकिन उसके सामने विकृत दिखने वाला कंकाल हंसने लगा। उसने निचले जबड़े को बहुत अजीब तरीके से हिलाया। उसने उसकी मुस्कान नहीं देखी। वो उसकी आवाज सहन नहीं कर सका। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो देखा कि वो अपने शहर के घर में पहुंच गया है। उसके सामने एक सोने की बोरी थी और उसके पीछे एक कंकाली खून की मूर्ति थी। कागज पर अगली विधि पढ़ने से पहले उसने अपने घर में सोने और सिक्कों को अच्छी तरह से छिपा दिया और पैसों से वो अस्पताल की ओर जाने लगा। जब वो अस्पताल जा रहा था तभी उसकी दादी उसकी आंखों के सामने आ गई। वो उससे कह रही थी, वापस जाओ बच्चे, वापस जाओ। लेकिन इसका अर्थ उसे समझ नहीं आया। वह किसी तरह अस्पताल पहुंचा। सुबह का समय था। उसने देखा कि कंकाली औषधालय की छत पर बैठी है। उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। वह फिर से डर गया और सोचने लगा, हमें पैसे मिल गए हैं, आपको सब कुछ मिल गया है, अब उसे वापस करना चाहिए और उसे जहां वो अभी है वहां जाने का आदेश देना चाहिए। वो उस विधि का आदेश देने ही वाला था कि उसका छोटा भाई राजू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अपने भाई के पास इतना पैसा देखकर वो सोचने लगा कि इतने पैसे कहां से लाए दादा। फिर उसने कहा, यह पैसा अपने पास रखो, अंदर जाओ, मैं एक पल में आऊंगा। पैसे के साथ उसने गलती से रक्त कंकाली पेंटिंग की विधि का कपड़ा अपने छोटे भाई राजू को दे दिया। उसने कंकाली को ऊपर बुलाया और कहा, तुम अपनी पहले वाली जगह पर जाकर सुनिश्चित होकर वहीं पर जमे रहो। जैसे ही उसने ये वाक्य बोला वह एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने राक्षसी आवाज में चीख पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी भयानक आवाज को सुनकर अपने कान बंद कर लिए। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। फिर उसने देखा वो उसी कंकाली रक्त चित्र शिल्पी के सामने गुफा में खड़ा है, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा है। जब उसने अपना शरीर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो भी चित्र की तरह उस गुफा की दीवार में लिपटा हुआ था। उसके चारों ओर एक चादर लिपटी हुई थी और उसके शरीर पर खून लगा हुआ था। चेतन खुद को उस भयानक गुफा में पाकर बहुत परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया और उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई। वो अपनी दादी का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, बचाओ दादी, मुझे बचाओ, तुम्हारे कारण मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं इस गुफा में कैसे आ गया। तब सामने से उसकी दादी बोलने लगी, बेटे, मैं तुम्हें पहले ही बोल रही थी, पीछे हट जाओ, वापस चले जाओ। जब तुम्हारे मन में आया था कि कंकाली की रक्त चित्र की शिल्पी को वापस भेज दिया जाए, तभी मैं तुमको बता रही थी कि वैसा मत करना, लेकिन तुम्हें वो समझ में नहीं आया।
जिस कपड़े के ऊपर वो विधि लिखी है, वो कपड़ा तुमने इस गुफा से उठाया था, वहीं पर तुमको लाकर रखना था, या फिर उस कपड़े को किसी भी तरह से तुमको यहाँ पर लाना चाहिए था। ये बात मैंने तुमको सबसे पहले बताई थी। कपड़े की ऊपर की संपूर्ण रस्म तुमको पढ़नी चाहिए और बाद में इस रक्त चित्री को वापस भेजना चाहिए। इस कंकाली की रक्त चित्र का विधि तुम्हें इतनी आसान लगी क्या? अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई दूसरा उपाय करना होगा। तुम सवेरा हो जाने के बाद यहाँ से बाहर जा सकते हो, लेकिन रात को वो कंकाली की रक्त चित्र की शिल्पी तुम्हें यहाँ पर खींच कर लाती रहेगी और खुद के रक्त से तुम्हारे शरीर पर वो रक्त चित्र बनाएगी। रक्त चित्री रात के समय जिंदा आदमी की तरह काम करती है। अगर उसने तुम्हारे शरीर के ऊपर उसके खून से लपेटा हुआ चित्र पूर्ण कर लिया तो वो खुद जिंदा हो जाएगी और जिंदा इंसान की तरह वो बर्ताव करेगी। उसके बाद तुम उसकी जगह पर कंकाली की रक्त चित्र के शिल्प स्वरूप में यहाँ पर कैद हो जाओगे। उसके बाद कंकाली की रक्त चित्र की जो रस्म है, उसके कपड़े को वो ढूंढ लेगी और तुम्हारी कैद की गई रक्त चित्र की मूर्ति के नीचे संदूक में वो रस्म का कपड़ा रख देगी। जब तक कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आकर लगभग वैसा ही कंकाली रक्त चित्र नहीं बनाता, तब तक तुम रात के समय यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम केवल दिन में यहाँ से बाहर जा सकोगे। तुम्हारी उम्र हर रात यहीं इसी गुफा में बीत जाएगी। यह सब बात सुनने के बाद चेतन रोने लगा। वो कहने लगा, दादी, मुझे किसी भी तरह से इस विपदा से बाहर निकालो। मैंने अपने पास का जितना भी पैसा, सोना, जो कुछ भी है, वो सब मैंने मेरे छोटे भाई राजू को दे दिया है। मेरे माता पिता दोनों ही अस्पताल में एडमिट हुए थे। उनके इलाज के खातिर मैंने पैसे दिए थे। अस्पताल के छत के ऊपर मुझे वो कंकाल की रक्त चित्र दिखाई दी थी। मुझे लगा मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है, अब उसको वापस भेजने का समय आ गया है। जब तुमने तुम्हारे पास का पैसा, सोना अपने भाइयों को दिया, उसके साथ साथ रक्त चित्र की विधि का जो कपड़ा था, वो भी उसके साथ तुम्हारे भाई को तुमने दे डाला। जब तक तुम वो रस्म वाला कपड़ा और सामने वाली कंकाली की रक्त चित्र के शिल्प के नीचे वाले संदूक में जैसा था वैसा तुम नहीं रख देते, तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो एक रस्म है, वो तुम्हें किसी भी कीमत पर खींचकर यहाँ लेकर ही आएगी। सवेरा होने वाला था। उसके पैर का जो हिस्सा था, उस जगह तक कंकाली की रक्त चित्री ने मिट्टी का लेप कर दिया था। सवेरा जैसे ही हुआ तब वहां से वो मुक्त हो गया और अस्पताल की ओर दौड़ने लगा। उसे जो कुछ भी हुआ है वो बताना था और रक्त चित्र की रस्म वाला कपड़ा वापस लेना था। वो जोर जोर से दौड़ते हुए अस्पताल की दिशा में जा रहा था। उसे अपने भाई राजू को यह बात बतानी थी कि उसे वो कपड़ा लेकर फिर उसी गुफा में रखना था। वो जैसे तैसे अस्पताल के बाहर पहुंचा। लगभग 6 घंटे भागकर वो वहां तक पहुंचा था। आते आते दोपहर हो गई थी। अस्पताल के अंदर पहुंचने के बाद उसके ध्यान में आया उसका भाई शहर की तरफ गया हुआ है। अपने माता पिता के इलाज के खातिर उसको वहां ले जाना पड़ा। तब चेतन सोचने लगा, मैं उस रक्त चित्र की वजह से पैसे और सोने के साथ शहर पहुंचा हुआ था, लेकिन अब मैं किस तरह से मेरे भाई के पास पहुंचूंगा? अगर रात हो गई तो वो कंकाली की रक्त चित्री आएगी और यहाँ से मुझको खींचकर उस गुफा की ओर ले जाएगी और जैसा दादी ने कहा है वैसे ही मेरे शरीर के ऊपर वो रेंगने का काम करना शुरू कर देगी। उसके खून से अगर मेरे शरीर के ऊपर रंग का काम हो गया तो मैं उम्र भर उसी गुफा में कैद हो जाऊंगा। तब वो अस्पताल में पूछताछ करने लगा कि उसके माता पिता को उसका भाई कहाँ लेकर गया हुआ है। तब एक कंपाउंडर ने बताया, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता को मुंबई लेकर गया हुआ है। हे भगवान, अब मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये बात उसके ध्यान में आ चुकी थी। वो उसी जगह पर रोते हुए नीचे बैठ गया और अपनी दादी को याद कर रो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो किसी भी हालत में उस अंतर को पार करने का विचार करने लगा। अस्पताल के सामने बैठे हुए उसको एम्बुलेंस द्वारा एक मरीज को मुंबई ले जाने वाले लोग दिखाई दिए। तब वो एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को बोलने लगा, जी देखिए, मेरे माताजी और पिताजी मुंबई में हैं, मुझे उस जगह पर लेकर चलो। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसको अपनी बगल में बैठने की जगह दी और उसे बैठने को कहा। वह तेजी से मुंबई की दिशा में गाड़ी चला रहा था। बहुत समय बीत जाने के बाद कसारा घाट के बाहर आते हुए उसने देखा कि दिन ढलने लगा है, अब अंधेरा हो जाएगा। तब उस घाट की दूसरी ओर जाते हुए अंधेरा हो जाने के बाद
अचानक से एम्बुलेंस बंद पड़ गई। ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया। अंधेरे में वो गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी के बोनट को ऊपर करते हुए देखने लगा कि गाड़ी को क्या हुआ है। उसके बाद ड्राइवर एम्बुलेंस के अंदर फिर से दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एम्बुलेंस में कोई भी नहीं था। चेतन दिन ढलने की वजह से गायब हो चुका था। उसे एक क्षण में उस कंकाली की रक्त चित्र ने वहां से खींचकर फिर उस गुफा में कैद कर लिया था। चेतन रोने लगा। उसे पता नहीं था कि क्या करे और क्या ना करे। आज रात उस गुफा में ही फिर से उसको रहना था। अगर कंकाली की रक्त चित्र ने उसके शरीर के ऊपर मिट्टी के लेप से उसके खून द्वारा चित्र को पूर्ण कर लिया तो उसको पूरी उम्र उसी गुफा में कैद होने का डर सताने लगा। एक बार फिर से वो चिल्लाने लगा, दादी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ दादी। तब उसकी दादी वहां प्रकट हुई और बोलने लगी, मैंने तुमको पहले ही बताया था, वो रक्त चित्र की विधि वाला जो कपड़ा है यहाँ पर तुमको खुद लेकर आना होगा और उस मूर्ति के नीचे के संदूक में रखना होगा। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तुमने वैसा कुछ भी नहीं किया। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तब वो दादी से बात करने लगा। वो कहने लगा, जिस तरह तुमने मेरे सपने में आकर इस जगह बुला लिया था उसी तरह तुम राजू के सपने में जाओ और उसको यहाँ बुला कर लाओ। उसको नींद से उठाकर यहाँ पर बुलाओ। दादी वो तुमको नहीं पहचानता, उसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, सिर्फ मैं ही तुम्हारा चेहरा पहचानता हूँ। सिर्फ मैंने ही तुम्हारा चेहरा तस्वीर में देखा हुआ है। फिर भी तुम उसको बताओ कि तुम उसकी दादी हो और यहाँ पर उसको लेकर आओ। उसको यहाँ लाते वक्त उसके पास का विधि वाला कपड़ा, सभी पैसे और सोना यहाँ लाने को बोलना। मुझे किसी भी प्रकार की पैसे या धन की लालसा नहीं है। मेरे माता पिता ठीक हो जाए इतना ही मेरे लिए बहुत है। आज ही मैं उस घाटी में मुंबई तक का सफर पूरा करने वाला था, तभी शाम हो गई और वहाँ पर गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। मुझे कुछ समझ में आया उसके पहले ही उस गाड़ी के बोनट के ऊपर एक कंकाली की रक्त चित्र बैठी हुई मैंने देखी। वो मेरी तरफ देखकर विकृत रूप से हास्य करने लगी। मैं उसके साथ कुछ बात करूं इतने में उसने मेरे गले में हाथ डाला और कुछ ही पल में वो मुझे यहाँ लेकर आ गई। मैंने तुमको पहले ही सब बताया था कि विधि को अच्छी तरह से पढ़ना। बेटे अब रहने दो, मैं तुम्हें बचाने का आखिरी प्रयास करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे शरीर के ऊपर वो कंकाली जो रक्त चित्र बना रही है वो पूरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम उम्र भर के लिए यहाँ पर कैद हो जाओगे और वो इंसानों की तरह बाहर आ जाएगी। अब मुझे तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाना ही पड़ेगा। उसकी दादी अचानक वहाँ से गायब हो गई। वह अपने सामने वाले कंकाली की रक्त चित्र की तरफ देखने लगा। तब उसने देखा कि वो रक्त चित्र एक गाय के कंकाल के सामने वाली दीवार पर रखा हुआ है। उसके ऊपर चित्र को निकालने की शुरुआत की हुई थी। वो विचार करने लगा कि रक्त चित्र गाय के कंकाल के ऊपर गाय की खाल लपेटकर रक्त चित्र क्यों बना रही है, लेकिन उसका काम तेजी से चल रहा था। फिर उस कंकाली की रक्त चित्री ने उसके शरीर के ऊपर का काम करना शुरू कर दिया। उस गाय के कंकाल की वजह से उसके शरीर का काम आधा अधूरा ही रह गया और तब तक सवेरा हो गया। चेतन गुफा से मुक्त हो गया और वो एक बार फिर बड़ी तेजी से अपने माता पिता की तरफ जाने के लिए निकला। सवेरा हो चुका था। अब उसको यह आशा थी कि उसके भाई राजू के सपने में दादी कुछ ना कुछ तो संदेश जरूर देकर आएगी और उसके बाद राजू यहाँ पर विधि वाला कपड़ा लेकर जरूर आएगा। फिर एक बार अस्पताल की जगह पर 6-7 घंटे का अंतर चलने के बाद वो वहाँ पहुंचा। तब उसको ध्यान में आया कि उसके भाई राजू ने उसके माता पिता का उपचार करा के मुंबई से वहाँ पर लाया है। तब वो अपने भाई राजू को बोलने लगा, मुंबई में क्या हुआ, वो रस्म वाला कपड़ा कहाँ है, वो पैसा और सोना कहाँ है। तब उसके भाई राजू ने उसे बात बताई कि एक बूढ़ी औरत आई हुई थी, वो अभी वो रस्म वाला कपड़ा मेरे से छीन कर ले गई और सोना पैसा सब कुछ वो लेकर सामने चलते हुए जा रही है। उसी वक्त चेतन के मन में एक प्रश्न उपलब्धि हुआ, वो बुढ़िया औरत कौन है? क्या वो कंकाली की रक्त चित्री है? नहीं, वो दिन में यहाँ तक नहीं आ सकती। वो विचार करने लगा कि दिन ढलने से पहले यहाँ से वो कपड़ा लेकर गुफा तक जाना, ये काम अब संभव लग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने भाई राजू को अब वो राज बताना ही चाहिए। और ये विचार मन में करते हुए वो उसके पास जाकर बैठा। उसने राजू को सभी बातें अच्छी तरह से बताई। तब राजू उससे बात करने लगा और बोला, तुमने जिस औरत का वर्णन किया है वो औरत अभी अभी यहाँ पर आई थी। लगता है तुम जैसा बता रहे हो वो बिल्कुल कंकाली की रक्त चित्री ही होगी। मेरे पास आकर वो रस्म वाला कपड़ा और पैसा सोना सब कुछ लेकर चली गई। जब ये बात चेतन को समझ में आई
तो वो जोर जोर से रोने लगा। वो अपने भाई को बोलने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो शैतानी शक्ति है, उसको तुमने वो कपड़ा क्यों दिया? अब मुझे पूरी उम्र भर रात के समय इसी गुफा में कैद होना पड़ेगा। ये बात चल रही थी कि इतने में दिन ढल गया था, शाम हो गई थी। वो आगे कुछ बात कर पाए इतने में वो भयानक सी कंकाली की रक्त चित्री वहां पर प्रकट हुई। उसने उसके गले में हाथ डाला और कुछ ही क्षणों में उसको वहां से खींच कर लेके गायब हो गई। ये सब देखकर चेतन का भाई राजू रोने लगा। चेतन ने जैसे बताया था लगभग उसी तरह की घटना उसके सामने घट चुकी थी। उसके बाद राजू ने तय कर लिया कि वो अभी के अभी उसके भूकंपग्रस्त गांव की तरफ जाएगा। वह पूरी रात सफर करते हुए भोर के समय तक वहां पहुंच चुका था। उसने पूरी सतर्कता से उस गुफा में प्रवेश किया। उसके सामने एक चित्र, वह चित्र आकृति एक गाय के सिर के ऊपर रंग लगाते हुए दिखाई दी। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चल रहा है। वह और थोड़ी दूर जा पहुंचा और दीवार के ऊपर देखने लगा। तब वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसका भाई चेतन उसको दीवार की तरफ दिखाई दिया। उस गाय के सिर के ऊपर तक का चित्र अब रंग लगाकर पूरी तरह से तैयार हुआ था। अब वह भयानक आकृति सामने वाले उसके भाई के शरीर के ऊपर खुद के रक्त से चित्र लेपन करने लगी। वह उस आकृति से कुछ बात करे, इतने में उस आकृति ने उसकी तरफ नजर फेर ली और उसको देखा। तब वो एक ही पल में उस दीवार पर खड़ा हो गया। वहां पर पेड़ की शाखाओं ने उसको बांध कर रखा हुआ था। उसका छोटा भाई भी यहाँ पर आकर इस भयानक गुफा में बंद हो गया है। ये देखकर चेतन रोने लगा। वो राजू को कहने लगा, तुम इस जगह पर क्यों आए? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वो विधि वाला कपड़ा जब तक उस रक्त चित्री को नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं खुद लेकर नहीं आकर रखूंगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं छूटने वाला। कम से कम तुम तो माता पिता की सेवा में वहाँ पर रह जाते। तुम खामोखा यहाँ पर आ गए। अब तुम भी यहाँ पर आकर कैद हो चुके हो। तुमने बहुत गलत काम किया है। अब वो दोनों भाई भी रोने लगे। वाजे के बाहर आकर बैठी हुई थी। वो सो नहीं रही थी, वो रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। उसने कुछ ही समय में चेतन के गले में हाथ डाला और उसको वहां से खींचते हुए गुफा की ओर लेकर चली गई। उसका भाई राजू भी उसके पीछे पीछे उस दिशा में निकल पड़ा। सवेरा होने से पहले वो पहुंच गया। तब उसने उसकी आंखों के सामने अलग ही दृश्य देखा। गाय के कंकाल के ऊपर के रक्त चित्र, उसके ऊपर का शिल्प संपूर्ण हुआ था। कंकाली उसके भाई के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। राजू चलते हुए उसकी तरफ चला गया और वो देखने लगा। तब उस कंकाली ने बात करना शुरू कर दिया। वो बोली, बच्चों, तुम सोच रहे होगे मैंने मेरे पोते राजू से विधि का कपड़ा लिया था। वो सोना और पैसे भी लिए हुए थे, फिर भी मैंने मेरे पोते को इस शाप से मुक्त कैसे नहीं किया। बच्चों, ये कंकाली रक्त चित्री दूसरी तीसरी कोई भी स्त्री नहीं, वो मैं खुद हूँ। मुझे इस विद्या की पूरी जानकारी है। मैं मेरे बेटे को बीमारी से तड़प कर देखकर नहीं रह सकी, इसलिए मैं अपने पोते चेतन के सपने में चली गई। अस्पताल के इलाज के लिए कुछ पैसे जमा हो, इसलिए इस विद्या के द्वारा उसको पैसे मिले, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर वो सपना दिखाकर बुलाया। मैंने उस विद्या की सभी विधि को सपने में बताई थी, लेकिन उसने एक गलती की और वो रस्म का कपड़ा पैसे और सोने के साथ तुम्हारे पास दे दिया। वो बहुत बड़ी गलती थी। कल शाम जब मैंने तुम्हारे पास से वो कपड़ा और सोना वापस लाया, लेकिन मैं मेरे बेटे को देखने के लिए भी आई थी। मैंने जब मेरे बेटे को और मेरे बहू को देखा, तब मेरे मन की इच्छा पूर्ण हुई। वो विधि वाला कपड़ा जब तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, तब तक मुझको यहाँ पर चित्र को पूरा करना ही था और उस कंकाली की विधि के अनुसार मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आना ही पड़ता था। लेकिन जब तुम यहाँ पर आए थे, तब मैं एक गाय के कंकाल पर चित्र बना रही थी। तब तुम्हारे छोटे भाई राजू ने मुझे देखा था। मेरा पोता इस भयानक विधि में कैद ना हो जाए, इस डर से मैंने गाय की अस्थियों को यहाँ पर लाकर इस दीवार में स्थित किया और उसके ऊपर रक्त चित्री बनाने लगी। आज ही रात को वो रक्त चित्र की शिल्पी पूर्ण रूप से तैयार हुई। अब मैं सवेरा होने पर उस गाय के रूप में समाविष्ट हो जाऊंगी और इस तरह से मैं गाय के रूप में गांव भर में घूमूंगी और मेरे परिवार को रोज देख पाऊंगी। मेरे पोते, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर कंकाली रक्त चित्री पूरी करके पूरी उम्र भर तुम्हारे शरीर में जी सकती थी, लेकिन मेरे बेटे और बहू को रोते हुए नहीं देख पाती। तुम यहाँ पर नहीं हो, ये सोचकर मेरा बेटा और मेरे बहू मर जाते,
इसलिए मैंने उस गाय का कंकाल का इस्तेमाल करके इस विधि से छुटकारा पाने का उपाय तैयार कर लिया और इसी वजह से वो गाय का चित्र मैं पूरी तरह से बना सकी और पूरी रात को ये गाय यहाँ पर कैद रहेगी और दिन होने के बाद मैं खुद गांव भर अपने परिवार को देख पाऊंगी।